नमस्ते। मैं अरुण तिवारी। आज 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर यूं कोई सहज भूल जाने वाली तारीख नहीं, क्योंकि 22 दिसंबर को हर साल आती है सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन। इस सबसे लंबी रात और छोटे दिन के अलावा भी खास है 22 दिसंबर हम पानी पर्यावरण पर लिखने, पढ़ने, करने, सोचने वालों के लिए, क्योंकि 22 दिसंबर जयंती है कागज से लेकर जमीन तक पानी की अनुपम इबारतें लिखने वाली एक शख्सियत की, एक ऐसी शख्सियत की जिसे हम भूल भी चाहें तो उनके लिखे शब्द, उनके गढ़े मुहावरे, उनके दिए सूत्र और उनका जिया जीवन किसी न किसी को हमेशा याद रहने वाला है। उनके व्याख्यान आज भी जिंदा होते हैं, चेताते हुए, कहते हुए कि पानी का अकाल बाद में आता है, उससे पहले आता है हमारे दिलो दिमाग में भयानक सूखा, विचारों और संवेदनाओं का काल। किसी खरे तालाब सा याद दिलाते हैं कि सदियों के अनुभव पर परखे ज्ञान में मौजूद हैं आधुनिक चुनौतियों के समाधान सूत्र। सबसे लंबी रात के सुपने में मौजूद हैं पीछे रहकर आगे जाने के सूत्र। श्री अनुपम मिश्र। आज के ज़माने के इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर जब मैं पलट कर देखता हूँ तो बहुत सारी किताबें अनुपम मिश्र के नाम पर दर्ज हैं। आज भी खड़े हैं तालाब, राजस्थान की रदत बूंदें, बिन पानी सब सून, पर्यावरण के पाठ, अच्छे विचारों का काल, साफ माथे का समाज, विचार का कपड़ा, हमारा वातावरण और शहरी रहन सहन, वगैरह वगैरह वगैरह। अनुपम जी ने कई किताबें लिखी, लेकिन जिस किताब के साथ ऐसा हो गया कि जैसे वो किताब अनुपम है और वो किताब अनुपम है और अनुपम मिश्र ही वो किताब है जो हमेशा कहते हैं आज भी खरे हैं तालाब। अनुपम जी की खास बात जो मुझे याद है, जहां तक मैं जानता हूं, वो ये कि अनुपम जी की ने अपने जीते जी किसी किताब पर कोई कॉपीराइट नहीं रखा। उसका उपयोग करने की, उसे दोबारा छापने की, उस पर अनुवाद करने की पूरी आज़ादी थी, और उस आज़ादी ने पानी के काम को, देश में परंपरा को दूर तक फैलाया, और उसी के लिए अनुपम याद किए जाते हैं, किसी का प्रेरणा स्रोत बनकर, किसी का मददगार बनकर। शायद ही कोई हो जो जिसे अनुपम खटकते हों। तो ये आज़ादी देने का जो चलन है, जो कॉपीराइट अपना सब, ये जो वो है, मेरा कुछ नहीं सब तुम्हारा, यही तो अनुपम है। अनुपम मिश्र जब मैं कागज़ पर देखता हूँ तो तारीख आती है 5 जून, जिस दिन पर्यावरण दिवस होता है। सरकारी रिकॉर्ड में लिखी हुई जन्मतिथि है ये, मगर अनुपम मिश्र जी का जो जन्म है वो 22 दिसंबर, कहीं 1947 मिलता है, कहीं 48 मिलता है, और उनकी पुण्यतिथि 19 दिसंबर 2016। तो इस नाते माने तो 75 वर्ष कह सकते हैं जयंती के, या 74 वर्ष कह सकते हैं, 76वीं जयंती या 75वीं जयंती कह सकते हैं। अनुपम जी का जन्म तो वर्धा के महिला आश्रम में हुआ, ऐसा रिकॉर्ड में मिलता है, मगर उनके पिता भवानी शंकर मिश्र, आप सब जानते हैं, बहुत प्रख्यात कवि रहे। तो उस नाते देखें तो अनुपम जी का पैतृक गांव टिगरिया, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश है, मगर वो गौरव पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के तमाम देशों में अनुपम जी की एक अलग ख्याति रही है, उनके लेखने की वजह से और उनके स्वभाव की वजह से। जहाँ तक मेरा सवाल है, यदि आप देखें तो मेरा इसे निकट दृष्टि दोष कहें या दूर दृष्टि दोष, जब तक अनुपम जी की देह थी मैं उनमें कुछ अनुपम न देख सका। हाँ, नए मुहावरे गिढ़ने वाली उनकी शब्दावली, गूढ़ से गूढ़ विषय को कहानी की तरह पेश करने की उनकी महारत,
चीज़ों को सहेज कर सुरुचिपूर्ण ढंग से रखने की उनकी कला, ये ज़रूर मुझे उनके जीते जी समझ में आई। डाक के लिफाफों से निकली बेकार गांधी टिकटों को चिपकाकर वो ऐसा कलाकृति का रूप दे देते थे कि वो लगता था कि उनके भीतर एक कलाकार है। और सचमुच अनुपम जी अच्छे लेखक थे, संपादक थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक शानदार फोटोग्राफर भी थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े, मगर संस्कृत में, मगर उनकी भाषा हिंदी अंग्रेजी सब पर महारत थी। उनका विचार, उनका व्यवहार इतना विनम्र कि दूसरों को असहज बना दे। गांधी शांति प्रतिष्ठान में नौकरी की उन्होंने। गांधी विचारों के वो खुद भी जीते जागते प्रतीक रहे। मैंने उन्हें देखा जब कुर्सियां खाली हों तो गांधी शांति प्रतिष्ठान के अपने कार्यक्रमों में वो हाथ बांधे कोने खड़े रहते थे। तो भी कुर्सी पर बैठे हों तो आगंतुक को देखते ही कुर्सी खाली कर देना, किसी के साथ खड़े खड़े लंबी बात कर लेना, और फुर्सत में हो तो भी किसी के मुंह से बात निकलते उस पर लगाम लगा देना। एक अलग सा व्यवहार था उनका। हमारे एक मित्र प्रकाशक अनुपम जी को पुस्तक भेंट करने आए पर्यावरण की, तो उनका नहीं, उन्हें पुस्तक देने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला, इसे ले जाओ, इसे मैं पढ़ूंगा नहीं। और मेरी द्वारा संपादित एक पुस्तक थी अरवरी संसद, जब वो छपकर आई तो उन्होंने कहा इसे रंगीन छापने की क्या जरूरत थी। उन्होंने इसे पैसे की अनावश्यक बर्बादी माना। लेकिन आप सब जानते हैं तरुण भारत संघ, राजेंद्र सिंह, जिसको वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनके जो गवई कार्यकर्ता थे उनके बारे में कहते, देखो पैसा आए राजेंद्र, पैसा आए तो कभी कार्यकर्ताओं को घुमाने ले जाओ, खूब बढ़िया खिलाओ पिलाओ दावत करो। वो कार्यकर्ताओं पे खर्च को किए गए खर्च को पैसे की बर्बादी नहीं मानते थे। कभी कभी उनकी स्पष्टवादिता लगता था, कभी साफ दृष्टि, कभी सहजता, कभी विनम्रता, और कभी कभी मिलने वाले को उनका ये बनावटीपन भी लग सकता था। मेरे साथ उनकी बहुत बात नहीं हुई, नमस्कार कैसे हो, इससे आगे कभी उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मैंने भी उनको न मालूम क्यों अपने को हमेशा उनके सामने असहज पाया। लेकिन जब अब दे नहीं है तो अनुपम जी से लगातार संवाद हो रहा है, उनके सम्मुख में लगातार सहज हो रहा हूँ। अनुपम जी मुझे लगातार सिखा रहे हैं, व्यवहार भी और भाषा भी। उनके देह के जाने के बाद पुष्पांजलियों और श्रद्धांजलियों ने मुझे सिखाया। देह से पूर्व पश्चात अनुपम जी के प्रति जगत के व्यवहार भी किसी पाठशाला से कम नहीं। अनुपम जी कहते थे, हिंसा हिंसा भाषा की होती है, भाषा भ्रष्ट भी होती है। गांधी मार्ग की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें न बेवजह जोश दिखे और ना ही नाहक रोष। इससे पता चलता है कि भाषा का भी अपना एक गांधी मार्ग है। जाहिर है कि हिंसा मुक्त सदाचारी भाषा गांधीवादी लेखन की प्राथमिक कसौटी है। स्वयं को गांधीवादी लेखक कहने से पहले किसी को भी अपने लेखन की भाषा की इस कसौटी पर कस कर देखना चाहिए। मैं और मेरा लेखन इस कसौटी पर एकदम खोटे सिक्के के माफिक हैं। संभवतः यही वजह थी कि अनुपम जी ने कभी मेरी किसी रचना की ना आलोचना की, न सराहा, और न ही किसी पत्र का उत्तर दिया। अनुपम जी के नहीं रहने पर कई आख्यान जो आयोजित हुए, उसमें कानपुर के यशस्वी कवि यश मालवीय की पंक्तियों में समय का संदेश आया, जो रागनी नायक ने, उनके परिवार की रागनी नायक ने पढ़कर सुनाया था। दबे पांव उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। दबे पांव उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। धुंध से चेहरा निकलता दिख रहा है, कौन क्षितिजों में सवेरा लिख रहा है। मैं अनुपम जी में जो अनुपम था उसे खंगालने में लग गया। मैंने पाया कि जब तक देह थी तब तक अनुपम जी खासम खास पानी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित रहे, लेकिन देह जाने के बाद उनका लगातार विस्तार हो रहा है। अनुपम जी अब और अधिक देखने को मिल रहे हैं। और उनकी एक पुस्तक थी मन्ना, वे गीत फरोश भी थे। माफ कीजिए, ये एक पुस्तक थी साफ माथे का समाज। इसमें से मैं देख रहा हूँ, एक लेख पढ़ रहा हूँ, मन्ना वे गीत फरोश भी थे। तो कह सकता हूँ कि अनुपम जी ने अनुपम लेखन और व्यवहार के गुण सूत्र पिता भवानी भाई उनकी कविताओं से ही पाए थे। उसमें लिखा है, भवानी भाई की एक कविता है जिसके कुछ अंश हैं। जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख,
और उसके बाद मुझसे बड़ा तू दिख। एक पंक्ति है, कलम अपनी साध और मन की बात बिल्कुल ठीक कहेगा। एक पंक्ति और है, यह कि तेरी भर न हो तो कह, और बहते बने सादे ढंग से तो बह। मुझे लगता है कि इन पंक्तियों के जरिए भाषा और व्यवहार का तक के चुनाव का जो परामर्श भवानी भाई ने दिया, अब लगता है कि अनुपम जी ने उनका अक्षरश पालन किया। अनुपम जी ने पर्यावरण जैसे वैज्ञानिक विषय पर अपने व्याख्यान भी ऐसी शैली में दिए मानो जैसे कोई कविता कह रहे हों, नदी से बह रहे हों। इसलिए और शायद इसीलिए वो अपने साथ दूसरों को बहाने में सफल रहे। बाजार से कागज खरीद कर लाने के बजाय पीठ पोरे कोरे पन्नों पे लिखना, खूब अच्छी अंग्रेजी आते हुए भी उनके दस्तखत, खतो किताबत, सब कुछ बिना किसी नारेबाजी के आंदोलन के हिंदी में करना, ये सब संस्कार अनुपम जी को मन्ना से ही मिले होंगे। मन्ना यानी भवानी प्रसाद मिश्र, पिता। अनुपम जी खुद लिखते हैं कि कविता छोटी है कि बड़ी है, टिकेगी या पिटेगी, मन्ना को इसमें बहुत फंसते हमने नहीं देखा। अनुपम जी का लिखा देखें तो कह सकते हैं कि उनका लेखन भी टिकने या पिटने के चक्कर में कभी नहीं फंसा। उन्होंने जो लिखा उसमें आईने की तरह समाज को आगे रखा। यदि मन्ना के गीत ग्राहक की मर्जी से बंधे नहीं थे तो ग्राहक की मर्जी से बंधना तो अनुपम जी का भी स्वभाव नहीं था। कई वजह में से शायद एक वजह यह भी थी कि अनुपम जी जो लिख पाए वो दूसरों के लिए अनुपम हो गया। एक बात और, एक पंक्ति और जो मुझे याद रहती है वो है कि मूर्ति तो समाज में साहित्यकार की ही खड़ी होती है, आलोचक की नहीं। अनुपम जी द्वारा भवानी भाई की किसी कविता का पेश भाव एक ऐसा निष्कर्ष है जो पत्रकार और साहित्यकार के बीच भेद और उनके लिखे के समाज पर प्रभाव का आकलन सामने रख देता है। इस आकलन को सही अथवा गलत मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं। उसके आधार पर अपना कौशल और प्राथमिकता सामने रखकर ये तय करने के लिए भी कि हमें लेखन की किस विधा में अपनी कितनी ऊर्जा लगानी है। अब देह के बिना अनुपम मुझे एक और भूमिका में नजर आ रहे हैं, एक दूरदृष्टा रणनीतिकार की भूमिका में। मुझे याद आता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो केन बेतवा नदी जोड़ बनने की संभावना पूरी मानी जा रही थी। पानी के कार्यकर्ता पूछ रहे थे कि अब क्या करें, नदी जोड़ तो प्रकृति के विपरीत है, नदी तो नदियों के लिए खतरनाक है। विकास के नाम पर समाज और प्रकृति विपरीत शासकीय पक्षधरता से क्षुब्ध कई नामी संगठन इस विकल्प पर भी बार बार विचार कर रहे थे कि वे खुद एक राजनीतिक दल बनाएं ताकि देश की त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि सभाओं में ज्यादा से ज्यादा जगह घेर कर समाज और प्रकृति अनुकूल कार्यों को अनुकूल नीति व निर्णय करा सकें। ऐसे में अनुपम जी के लिखे ने आगाह किया। उन्होंने एक बात कहीं लिखी है, अच्छे लोग भी जब राज के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें विकास का रोग लग जाता है, भूमंडलीकरण का रोग लग जाता है। उन्हें भी लगता है कि सारी नदियां जोड़ दें, सारे पहाड़ों को समतल कर दें तो बुलडोजर चलाकर उनमें खेती कर लेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण रामकृष्ण हेगड़े का है। अनुपम बताते हैं कि कर्नाटक में 37 साल पहले बेड़दी नदी पर एक बांध बनाया जा रहा था। किसानों को इस बांध बनने से उनकी खेती का चक्र नष्ट होने की आशंका हुई। उन्होंने इसका विरोध किया। कर्नाटक के किसानों ने संगठन बनाया और सरकार से कहा कि उन्हें इस बांध की जरूरत नहीं है, संपन्न खेती वे बिना बांध के ही कर रहे हैं, तो इस बांध के बनने से उनका सारा चक्र नष्ट हो जाएगा। अब रामकृष्ण हेगड़े उस आंदोलन के अगुवा बने। 5 साल तक वे आंदोलन के एक छत्र अगुवा रहे। बाद में वे राज्य के मुख्यमंत्री बने। बांध बनने के बाद हेगड़े खुद बेड़दी बांध के पक्ष में हो गए। अनुपम कहते हैं कि उन्हें भी राजरोग हो गया। मैंने पूछा कि ऐसे में एक कार्यकर्ता की भूमिका क्या हो, तो अनुपम जी ने नदी जोड़ को राजरोगियों की खतरनाक रजाबंदी कहा और आवाज दी कि इस रजाबंदी के बीच हमारी आवाज दृढ़ता और संयम से उठनी चाहिए। जो बात कहनी है वो दृढ़ता से कहनी पड़ेगी, प्रेम से कहने के लिए हमें तरीका निकालना पड़ेगा, दृढ़ता लेकिन प्रेम से। ये अनुपम का स्वभाव था और ये अनुपम का सूत्र था। वो लिखते हैं, कहते हैं कि देखो भाई, प्रकृति के खिलाफ हो रहे अक्षम्य अपराधों को ना तो क्षमा किया जा सकता है और न ही इसकी कोई सजा भी दी जा सकती है। नदी जोड़ना विकास की
कड़ी में सबसे भयंकर दर्जे पर किया जाने वाला काम होगा। इसे बिना कटुता इतने अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, समझ लेना चाहिए। नहीं तो कहना चाहिए कि भाई अपने पैर पर तुम कुल्हाड़ी मारना चाहते हो तो मारो, लेकिन ये निश्चित ही पैर कुल्हाड़ी है, ऐसा कहने वालों का नाम एक शिलालेख पर लिखकर दर्ज कर देना चाहिए। और कुछ विरोध नहीं हो सके तो किसी बड़े पर्वत की चोटी पर यह शिलालेख लगा दें कि भैया आने वाले 200 सालों तक के लिए अमर रहेंगे नाम, इनका कुछ नहीं किया जा सका। ये अनुपम का जो लिखने का और संदेश देने का तरीका था, ये गजब था। अनुपम जी ने यह भी कहा कि जब हम कहते हैं कि सरकार का क्या पक्ष है समझना चाहिए, फिर अपनी अपनी प्रतिक्रिया, वो कहते नहीं, हमें अब सरकार का पक्ष समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे समझने में लगे तो ऐसी भूमिका हमें थका देगी। हम कोई पक्ष नहीं जानना चाहते, हम कहना चाहते हैं कि ये पक्षपात है देश के साथ, देश के भूगोल के साथ, इतिहास के साथ, इसे रोकें। नदी जोड़ के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। इस वक्त भी सरकार का पक्ष समझने की भूमिका ने देश के कई लोगों को हम देखें तो सचमुच थका दिया है। हम देश के आंदोलनों को पलट कर देखें, संघर्ष करने वाले लेखकों को पलट कर देखें, तो लगता है सब ये सरकार का पक्ष समझने के चक्कर में सचमुच थक गए। लिखते, कहते, प्रेम की भाषा में प्रतिरोध करते बहुत समय बीत गया। तो इसका उपाय अनुपम बताते हैं, कहते हैं कि जब राज हाथ से जाता है तो ये रोग अपने आप चला जाता है। हेगड़े के पाला बदलने के बावजूद किसान आंदोलन चलता रहा। हेगड़े का राज चला गया, राज रोग भी चला गया। आंदोलन के कारण विवाद आज भी नहीं बन सका है। राज रोग से निपटने का आखिरी तरीका यही है। भारतीय ज्ञानपीठ ने हाल ही में जब उनके व्याख्यानों को उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित किया, उसका शीर्षक ही है अच्छे विचारों का अकाल। व्याख्यानों का यदि आप चयन देखें और प्रस्तुति देखें, किताब पढ़नी चाहिए, तो उसमें ये बात कही है कि अच्छे विचारों के हिमायती सदैव रहते हैं, देह से पूर्व भी और पश्चात भी। अकाल से भयंकर होता है अकाल में अकेले पड़ जाना। अतः देह के बाद श्री अनुपम मिश्र के संदेश को कोई सुने न सुने, यदि अच्छा लगे तो हम सुने, कहना शुरू करें, कहते रहें, कहने वालों के शिलालेख बनाते रहें। इससे अकाल में भी साझा बना रहेगा। अकाल में भी अच्छे विचारों का अकाल नहीं पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ऐसे राजरोगियों का राज जाएगा। जाहिर है तब राजरोग खुद ब खुद चला जाएगा। किंतु ये सब कहते करते हम ये ना भूलें कि कोई भी पतन, गड्ढा इतना गहरा नहीं होता जिसमें गिरे हुए स्नेह को उंगली से उठाया ना जा सके। हालांकि व्यवहार की इस सीढ़ी को लगाने की सामर्थ्य सहज संभव नहीं, लेकिन किसी भी गांधी स्वभाव की बुनियादी शर्त तो आखिरकार यही है। अंत में यही कह सकता हूं, अनुपम जी तो गए, हम उन्हें अनुपम बनाने वाली भाषा, संवेदना और मूल्यों को संजो सकें तो समझिए हम पर भी कुछ छाप अनुपम है। अनुपम जी पर जो एक छोटी सी कविता भी मैंने उनकी इस 22 दिसंबर को आधार बनाकर लिखी थी, मैं उसे भी साझा कर देता हूं। कविता का शीर्षक है सबसे लंबी रात का सपना, जो अनुपम के व्यक्तित्व को कहती है, उनके दिए सूत्र को कहती है। सबसे लंबी रात का सपना नया, सबसे लंबी रात का सपना नया, देह अनुपम बन उजाला कर गया। सबसे लंबी रात का सपना नया, देह अनुपम बन उजाला कर गया। रम गया रचता गया, रम गया रचता गया, रमते रमते रच गया। वह कंडिलों को दूर ठिठकी दृष्टि थी, जो पता उसका लिख गया। सबसे लंबी रात का सपना नया। रमता जोगी बहता पानी, ऐसे ही थे अनुपम। रमता जोगी बहता पानी, रच गया कुछ पूर्णिमा सी, कुछ हिमालय सा रचायो। रच गया कुछ पूर्णिमा सी, कुछ हिमालय सा रचायो।
हैं रची कुछ रजत बूंदे, शिलालेखों में रची कुछ सावधानी, वह खरे तालाब सा मन बस गया, सबसे लंबी रात का सुपना नया। अकाल के भी काल में, अकाल के भी काल में अच्छे विचारों की कलम सा वह चतुर बन कह गया। अकाल के भी काल में अच्छे विचारों की कलम सा वह चतुर बन कह गया। रच गया मुहावरे कुछ, वो शब्द में मुहावरे रचते थे, मतलब अपनी भाषा में मुहावरे रचते थे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे। रच गया मुहावरे कुछ साफ माथे की सामाजिक सादगी से,